क्वेश्चन लेते हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने 5 स्टार्टअप को शॉर्टलिस्ट किया है? Which automobile company has shortlisted 5 startups to promote innovation in the automobile sector? और मैं बताऊं, इसका आंसर है आपका मारुति सुजुकी। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने घोषणा की है कि उसने अपने मेल यानी कि मोबिलिटी एंड ऑटोमोबाइल इनोवेशन लैब, जिसको वो मेल बोलते हैं, कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 स्टार्टअप को शॉर्टलिस्ट किया है। इन कंपनियों के साथ मारुति सुजुकी पिछले 18 महीने में मेल कार्यक्रम के तहत 14 स्टार्टअप के साथ लगी हुई है। पहल का उद्देश्य अभिनव व्यावसायिक समाधान बनाना और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो सिंपल सा ये याद रखना है कि किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अभी 5 स्टार्टअप स्टार्ट किए इस तरीके से, वो है आपकी मारुति सुजुकी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 स्टार क्वेश्चन है क्योंकि ये एक इंडियन को एक इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है इस वजह से। ठीक है, किस भारतीय अभिनेता को यूएनडीपी, अब यूएनडीपी क्या है मैं वो बता देता हूं आप लोगों को। ये है आपका संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम होता है यूएनडीपी, उसका एक अवार्ड होता है जो होता है एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। उससे किसको सम्मानित किया गया है? Which Indian actor has been awarded the SDG Special Humanitarian Action Award by UNDP? और ये मिला है आपके सोनू सूद को। सोनू सूद का आपको पता होगा कि जिस तरीके से इन्होंने कोविड-19 के दौरान निस्वार्थ भाव से लोगों की हेल्प की थी, चाहे वो फंसे हुए लोग हो, कोई विदेश में हो, लोग कहीं पे भी हैं, उस तरीके से इन्होंने हेल्प की थी। तो उस वजह से यूएनडीपी ने इनको जो इनका स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड है उससे सम्मानित किया है। प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें प्रवासियों, विदेश में फंसे छात्राओं और भारत में वापस लाने के लिए दी गई निस्वार्थ सहायता के लिए दिया गया है। उन्होंने आसपास के अस्पतालों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए मुंबई में अपना होटल भी खोला था। कोविड-19 के दौरान आपको पता होगा कि डॉक्टर्स वगैरह जो काम कर रहे थे, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी थे, वो जब वो घर पे वापस जा रहे थे तो आसपास के लोग उनसे डर रहे थे, सब कुछ हो रहा था और वो भी घर पे जाने में हिचक रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने अपनी जो उनकी होटल चेन है वो तक खोली थी उस दौरान कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आके रह सकते हैं। तो इस वजह से उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड जो है यूएनडीपी की तरफ से दिया गया। स्टार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। फ्लिपकार्ट और किस जर्नल बीमा कंपनी ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट एंड विच जर्नल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इंश्योरेंस कवर फॉर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। आपको पता होगा कि ऑफलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं, उसको कवर करने के लिए कुछ बीमा वगैरह हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए अभी तक कोई भी नहीं था कि ऑनलाइन में आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया तो आपके पास कोई भी इंश्योरेंस बीमा नहीं होता था। तो फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर बजाज अलायंस ने, ठीक है, बजाज अलायंस ने साथ में एक डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश लेके आए हैं। दोनों उनका सहयोग है। बीमा उत्पाद उन ग्राहकों के लिए लक्षित है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साइबर हमलों, साइबर धोखाधड़ी या ऐसी अन्य गतिविधियों के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान के खिलाफ खुद को कवर करना चाहते हैं। यह बीमा बीमित राशि तक ऑनलाइन धोखाधड़ी के कारण प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान के लिए कवर करता है। मतलब एक लिमिट है उसकी, एक नुकसान की, कि अगर वहां तक आपके साथ नुकसान होगा तो उसके लिए ये जो आपका ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड जो आपके साथ होते हैं उसके लिए ये जनरल बीमा आपको कवर देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये पहल है, सबसे पहली बार हुआ है ऐसा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 4। किस कार निर्माता ने फॉर्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? विच कार मैन्युफैक्चरर हैज अनाउंस्ड इट्स विड्रॉवल फ्रॉम फॉर्मूला 1? अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला 1 रेसिंग जो है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा करने वाला गेम है जिस तरीके से होता है, और उसमें बड़े बड़ी कंपनीज जो है शिरकत करती हैं, जैसे फरारी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, होंडा और भी बड़ी बड़ी काफ़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े लोग उसमें पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है होंडा जो कि एक जापानी कंपनी है उसने विड्रॉल कर लिया, उसने कहा है कि अब हम उसका हिस्सा नहीं रहेंगे। जापानी ऑटोमोबाइल निर्माता होंडा ने 2021 के अंत तक फॉर्मूला 1
यानी कि F1 रेसिंग से हटने की घोषणा की है। इस निर्णय की घोषणा होंडा ने, जो आपका कार्बन एमिशन, जीरो कार्बन एमिशन पे काम कर रहा है ना जापान, उसके लिए की है कि पर्यावरण के पहलुओं को देखते हुए जो उनके लक्ष्य हैं उनकी कंट्री के, उसको प्राप्त करने में, हेल्प करने में होंडा ने डिसीजन लिया है। होंडा F1 टीमों में रेड बुल और अल्फा तोरी के लिए इंजन आपूर्ति रहता है। मतलब कि उनके इंजन वगैरह की, जो रेड बुल एक बहुत बड़ी कंपनी है इसकी आपकी F1 रेसिंग की, तो उनके जो इंजन्स वगैरह का काम था वो सारा क्या होंडा देख रहा था। ठीक है, तो उन्होंने अब बैक ऑफ कर लिया कि 2021 के अंत तक हम इसको F1 रेसिंग से हट जाएंगे। क्वेश्चन लेते हैं 5th, इसका आंसर आप खुद करेंगे। बिहार चुनाव का पहला चरण कब होने वाला है या कब हो गया है? When is the first phase of बिहार इलेक्शन scheduled to be held? कब हुआ है भाई पहला चरण, कब हुआ है और कितने चरणों में होना है? अगर किसी को पता है तो वो भी बताओ। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर्स के लिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप सिंपल दे सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं साथ साथ में एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन देते हैं 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन दिन के, क्या ये सफिशिएंट होंगे हमारी तैयारी के लिए? तो मेरा एक बहुत बड़ा आंसर है नो। देखिए, करंट अफेयर्स में एक दिन में 100 200 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, और 100-200 क्वेश्चन अगर आप करंट अफेयर्स की करने लगे तो आप और सब्जेक्ट कर नहीं सकते। तो जितने सेलेक्टेड क्वेश्चन, जितने अच्छे क्वेश्चन मुझे लगते हैं, वो आपके सामने लेके आ जाता हूँ। बट आपको अपने सोर्सेज बढ़ाने होंगे करंट अफेयर्स के। सबसे पहला तो आपका न्यूज़पेपर होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप इसका आंसर कर देंगे सिंपल सा। दूसरा, मैंने स्पीडी बताई थी आपको, मंथली बेसिस पे आती है, उसको पढ़ो। तीसरा, प्रतियोगिता दर्पण पीडी जिसको बोलते हैं, वो पढ़ें। और भी एक दो मैगजीन अगर कोई आपको ठीक लगती है तो वो पढ़े। अपना विस्तार, अपने सोर्सेज जो है करंट अफेयर्स के जरूर बढ़ाएं। ठीक है, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर। कल हो चुका है पहला मतदान। ठीक है, आप लोगों को बता दें 3 उसमें डिवाइड है। बिहार आम चुनाव 2020 3 चरणों में होने वाले हैं, जिनमें से पहला चुनाव कल 28 अक्टूबर 2020 को हो चुका है। अन्य 2 चरण 3 नवंबर और 7 नवंबर को होने हैं। ठीक है, और आई थिंक 11 नवंबर को उसका रिजल्ट आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6 फटाफट। किस राष्ट्र ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? विच नेशन हैज टारगेटेड टू अचीव जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050? जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसकी बात कर रहे थे। सिंपल सा आंसर कर दो सभी। 6 का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये अमेरिका ने किया है, भारत ने, जापान ने, चीन ने। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, अभी जस्ट बताया था, तो इसको गलत मत करना। इसीलिए एक क्वेश्चन से ना कई सारे क्वेश्चंस निकलते हैं हमारे। जी बिल्कुल, सारे बच्चे सही हैं। इसका आंसर जापान है। और जैसे कि मैंने बताया था कि जापान के जो अब नए प्रधानमंत्री है योशिहाइड सुगा, उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। उनका जो लक्ष्य है, जो उनका टारगेट है, वो ये है कि बाय द ईयर 2050 जापान जो है जीरो कार्बन एमिशन जो है वो अचीव कर लेगा। और इसी वजह से उनकी जो कंपनी है, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी है होंडा, उन्होंने भी अपना F1 रेसिंग से नाम वापस ले लिया है 2021 के अंत तक। ठीक है, तो ये इसी चीज का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं आज का। यूरोपियन संसद सदस्यों ने यूरोपीय संघ से किस राष्ट्र के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है? European Parliament members have argued the European Union to impose sanction against which nation? और none other than it is पाकिस्तान। ये पाकिस्तान ही है। ठीक है, देखिए यूरोपियन संसद के सदस्यों ने यूरोपियन संघ और फ्रांस से पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। संसद सदस्यों ने एक पत्र में कहा है कि पाकिस्तान ने अपने निर्माण के बाद से दुनिया में अनकही भव्यता और को जन्म दिया है। मतलब कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आतंकवाद को जन्म दिया है। वो उस पर लगाम नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ की जितने भी आपकी सरकारें आती हैं उस पर जो है मोस्टली मिलिट्री वगैरह का ज़्यादा वो रहता है, ISI है वहाँ पे एंड ऑल। मतलब यही है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको जो है यहाँ से उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये इनकी डिमांड है यूरोपियन पार्लियामेंट की, उनके सदस्यों की। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं आज का नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। 8th क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है। 26 अक्टूबर से कोविड-19 नॉन टॉलरेंस पखवाड़ा किस राज्य में मनाया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट विल ऑब्जर्व कोविड-19 नॉन टॉलरेंस फोरनाइट फ्रॉम अक्टूबर 26? कहाँ पे ये हो रहा है? और ये हो रहा है आपका मिजोरम में। ठीक है जी, मिजोरम राज्य सरकार। ठीक है,
मिजोरम राज्य सरकार 26 अक्टूबर 2020 से राज्य में कोविड-19 की वक्र को समतल करने के लिए एक उपाय के रूप में कोविड-19 नॉन टॉलरेंस पखवाड़ा का अवलोकन कर रही है। ठीक है, और ये इनका फोर्टनाइट 15 दिन तक चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपका। अगर ये क्वेश्चन कहीं भी आता है कि कोविड-19 नॉन टॉलरेंस पखवाड़ा कहाँ पे मनाया जा रहा है, तो वो इस टाइम मिजोरम में मनाया जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? Recently, the former chief minister of which state leader केशुभाई पटेल has passed away। मैं आपको बता दूं बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं ये बीजेपी के, और उन्होंने बीच में अपनी अलग पार्टी भी बना ली थी एक, लेकिन फिर से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, गुजरात के थे। जैसे आपको पता होगा केशुभाई पटेल नाम से पता लगता है, और जिन लोगों को पता उन्हें तो पता ही होगा। केशुभाई पटेल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका निधन हो गया है। वे 92 साल के थे। वे गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा केशुभाई पटेल गुजरात के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। केशुभाई पटेल का जन्म 24 जुलाई 1928 को जूनागढ़ में हुआ था। वे काफी कम उम्र में ही आरएसएस में भर्ती हो गए थे, उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। केशुभाई पटेल ने साल 2012 में बीजेपी छोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी। हालांकि साल 2014 में केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी का विलय फिर से बीजेपी में कर लिया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया है? रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस्ड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $1 बिलियन फॉर प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन सेंट्रल एशिया कंट्रीज? किसने दिया है, किस देश ने दिया है? और आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया ने दिया है। $1 बिलियन मांगा नहीं है, फाइनेंशियल असिस्ट किया है, दिया है सेंट्रल एशियाई कंट्रीज को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि भारत की कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है जितनी दर्शाई जा रही है। जीडीपी गिरने की कारण और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी कल यूपी की वैकेंसी आ गई, दिल्ली पुलिस की मैं बताई थी, तो भैया ऐसा नहीं है कि केवीएस की वैकेंसी इस वजह से नहीं आएगी, कोविड का बहुत बुरा हाल है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये देखो मैंने लिंक कर दिया इस क्वेश्चन को। इंडिया इसका आंसर है। भारत ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। भारत ने आतंकवाद और उग्रवाद की आम चुनौतियों का सामना करने सहित साधन समृद्ध इस क्षेत्र के साथ सहयोग और विस्तार देने की भी प्रतिबद्धता जताई है। भारत मध्य एशियाई वार्ता की दूसरी बैठक के दौरान भारत द्वारा वित्त सहायता की राशि के संबंध में घोषणा की गई है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर हम $1 बिलियन की सहायता कर सकते हैं इस तरीके से, तो हम फाइनेंशियली वीक नहीं है। वैकेंसी स्पेस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि यूएन का है। हु हैज वॉन द यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020? और भैया ये जीता है आपका ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ठीक है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने अवार्ड जीता है आपका यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020। भारतीय संगठन ने पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदायों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले कोविड-19 महामारी के बीच भी जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन 2020 के यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 के विजेताओं में शामिल है। ठीक है ना, तो आपका जो ये ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन है, उसने सुदूर समुदायों तक सौर ऊर्जा लाने के लिए पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संगठन बन गया है ऐसा। ठीक है, इसमें थोड़ी मेरी एक्सप्लेनेशन ऊपर नीचे रह गई है, लेकिन ध्यान रखना है आपको सिंपल सा कि यूएन ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2020 किसने जीता है? वो हमारे इंडियन ने ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन ने जीता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्यों में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द कैरिंग ऑफ लिकर इन द स्टेट विदाउट अ परमिट? और ये किया आपका आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राजस्व का नुकसान रोकने के प्रयास के तहत एक आदेश जारी कर बिना
अबकारी शुल्क यानी कि बिना एक्साइज ड्यूटी के भुगतान के अन्य राज्यों से शराब के परिवहन पर रोक लगा दी है। यह पिछले साल अक्टूबर में जारी एक सरकारी आदेश की जगह लेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को परमिट या लाइसेंस के बिना 3 बोतल शराब रखने की अनुमति दी गई थी। अब यहां तक कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी कोई राज्य के बाहर से शराब नहीं ला सकता। राज्य के संज्ञान में आया था कि कई मामलों में राज्य के बाहर से शराब सीमा शुल्क, अन्य शुल्क आदि के भुगतान के बिना आंध्र प्रदेश में लाई जा रही थी। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 5वां। किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? Which country has recently offered F-18 naval fighter jet to Indian Navy? देखते हैं इसका आंसर किसको पता है। कौन बताएगा कि जो F की सीरीज होती है ये किसके पास है? आपने सुना होगा F-16 पाकिस्तान के पास है, लेकिन पाकिस्तान को दिया किसने? जो F फाइटर जेट की जो सीरीज है किसके पास होती है? ये होती है अमेरिका के पास। तो F से कोई भी ऐसा कुछ आता है तो अमेरिका होगा, ठीक है। सुकोई जो होते हैं वो रशिया के होते हैं, इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो अमेरिका इसका आंसर है। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को अपने विमान वाहक के लिए लड़ाकू जेट की आवश्यकताओं के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। भारतीय नौसेना ने कुछ साल पहले अपने INS विक्रमादित्य और निर्माणाधीन स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर सहित अपने विमान वाहक से संचालन के लिए 57 नौसेना लड़ाकू विमान के अधिग्रहण में रुचि व्यक्त की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपना, जो भी है F-18 या F वाली जितनी भी सीरीज है वो किसकी है? अमेरिका की है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य ने अंतरजातीय विवाह जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल टू इंटरकास्ट मैरिज कपल्स गेट इनकरेजमेंट? और ये किया गया है आपका उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा सरकार ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। ये होगा आपका, ध्यान रखना है, सुमंगल वेब पोर्टल, ठीक है, लॉन्च किया है, जो अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहित राशि दिलाने में मदद करेगा। उन्होंने ऐसे जोड़ों के लिए प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। पहले ये 1 लाख थी, अब इसको 2.5 लाख रुपए कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 7। दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और भैया ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जिसको हम JSK के नाम से भी जानते हैं, ने अपने संभावित कोविड-19 टीकों की कितने करोड़ खुराक कोवैक्सीन केंद्रों को देने पर सहमति जताई है? Sanofi और GlaxoSmithKline, the pharmaceutical manufacturers, have agreed to give how many crores doses of their potential COVID-19 vaccine to the COVAX centers? और ये उन्होंने कहा है कि हम 20 करोड़ खुराक आपको दे सकते हैं, दैट्स मीन 20 मिलियन डोजेस, ठीक है। दवा निर्माता कंपनी Sanofi और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने अपने संभावित कोविड-19 टीकों की 20 करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है। कंपनी की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, कंपनी का वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में इसके तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनोफी और GSK के टीकों का परीक्षण अभी शुरुआती चरण में है और इसके परिणाम दिसंबर की शुरुआत में आने की संभावना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। 7 नवंबर को इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? विच सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन November 7? और ये लॉन्च किया जाएगा आपका EOS-1, ठीक है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 7 नवंबर 2020 को PSLV C49 में प्राथमिक उपग्रह के रूप में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि EOS-01 और 9 ग्राहक उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा, ठीक है, उनको भेजेगा, लॉन्च करेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है इसरो के जैसे जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज कम हो गई थी ना बीच में, हाँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं फटाफट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द धरनी पोर्टल? और ये किया है आपका तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने,
ठीक है, ये रहा तेलंगाना। तेलंगाना इसका आंसर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 29 अक्टूबर 2020 को भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि वो जो जितने भी आपके पंजीकरण वगैरह हैं वो सारे डिजिटलाइज भी हो जाएंगे साथ साथ में। चलिए आज का लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग किसने विकसित किया है? हु हैज डेवलप्ड अ मैसेजिंग एप्लीकेशन कॉल्ड सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट? और ये किया है हमारी भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन साइन SAI नाम से एक साधारण मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है। एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एंड टू एंड सुरक्षित वायरस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगा। और इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? Recently, which state government has banned the sale of fireworks and firecrackers? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि आप सबको पता होगा दिवाली आने वाली है और राजस्थान गवर्नमेंट ने, इसका आंसर राजस्थान है, राजस्थान सरकार ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिक्री पर ही प्रतिबंध लगा दिया, बिकेंगे नहीं। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और कोविड-19 की परेशानी के मद्देनजर दिवाली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया है। तो सबसे पहला स्टेट जो है राजस्थान निकल के आया, जिसने अपने स्टेट में इस बार दीपावली पर पटाखों की बिक्री वगैरह पे बिल्कुल बैन लगा दिया है कि बिकेंगे ही नहीं, तो जलेंगे तो अलग बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? स्टार क्वेश्चन है क्योंकि नियुक्ति आ गई है। टू whom has the public sector power grid corporation of India PGCIL appointed its director? और इसका आंसर है आपका अभय चौधरी को बनाया गया है। अभय चौधरी ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर का कार्यभार संभाल लिया है। वे इससे पहले कार्यपालिका निर्देशक और CMD के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपका कि जो नए डायरेक्टर हैं आपके पब्लिक सेक्टर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, वो अभय चौधरी होंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये स्टार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना है इसको, नियुक्तियों में डाल लेना जहां भी नियुक्तियां लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे भी कर रहे हैं। हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? रिसेंटली विच बैट्समैन हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर 1000 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट? 1000 सिक्सेस का मतलब है 6000 रन तो सिर्फ छक्कों से मारे हैं T20 में। एंड ही इज नन अदर देन यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल, ठीक है जी। इसका आंसर क्रिस गेल है। अगर आप IPL वगैरह देख रहे होंगे अभी, तो अभी उन्होंने 99 का स्कोर किया था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, उसमें उन्होंने 1000 छक्के मारे थे और 1000वां छक्का उन्होंने आपके जोफ्रा आर्चर पे मारा था। उन्होंने फिर अगली बॉल पर उन्हें बोल्ड कर दिया था। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने IPL में किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड 690 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी मैकलम 485 छक्कों के साथ तीसरे और शेन वॉटसन 467 छक्कों के साथ चौथे नंबर पे है। आप सोच के देखो कितना बड़ा गैप है। 1000 तो फर्स्ट है और जो सेकंड है उसका नंबर आता है 690 पे, ठीक है। तो स्टार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कहीं भी आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन आगे तक काफी टाइम तक रहेगा कि पहला बल्लेबाज जिसने T20 में 1000 छक्के मारे हैं, ही इज द क्रिस गेल, ठीक है। ये भी आ सकता है किसके खिलाफ उन्होंने 1000वां छक्का मारा था, तो IPL में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, और किस बॉलर पे मारा था, जोफ्रा आर्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे?
और सबको पता है, अभी हमने सबने सेलिब्रेट किया, इट इज ऑन 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब स्टार्ट हुआ? 2014, जब मोदी की गवर्नमेंट आई थी, मोदी सरकार आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने स्टार्ट किया था। सरदार पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय इतिहास में पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखता है। सरदार पटेल भारत के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस उनकी जयंती 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये याद रखना है आपको। और उनकी जो है अभी प्रतिमा भी बनी थी कुछ साल पहले गुजरात में, ठीक है ना, लोहे वाली, जो लोह पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्हें, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, 31 अक्टूबर उनकी जयंती पे मनाया जाता है हर साल, और 2014 से ये स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले 2014 में मनाया गया था। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट आज का, क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन सैनिक स्कूल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए हो जाता है कि आपने आर्मी पब्लिक स्कूल का कई लोगों ने भरा हुआ है, ठीक है ना, तो सैनिक स्कूल शायद डिफरेंट होते हैं उससे, बट स्टिल आपसे इंटरव्यू वगैरह अगर आपका होगा तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि रिलेटेड है उसी से, ऐसा ही रिलेटेड है। और ये जो है 27% कर दिया गया ओबीसी के लिए, वैसे 27% ही होता है ओबीसी का, लेकिन इससे पहले शायद वहां पे नहीं होगा। देखिए, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली सैनिक स्कूल सोसाइटी देश में ऐसे 33 आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन करती है। यह आरक्षण नीति शैक्षणिक सत्र 21-22 से लागू होगी, यानी कि अगले साल से। सरकार के अनुसार प्रत्येक सूची में 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 7.5 यानी कि 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए है, और 27 नॉन क्रीमिलेयर गैर क्रीमिलेयर ओबीसी के लिए है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये भी आपसे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं आज का नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। किस भारतीय महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी कि एमएमए चैंपियनशिप का खिताब जीता है? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन अगेन। विच इंडियन वुमेन रेसलर हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट एमएमए चैंपियनशिप फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन सिंगापुर? और ये किया आपका रितु फोगाट ने, याद रखना है जी। ठीक है, भारत की महिला रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारतीय खिलाड़ी ने तकनीकी नॉकआउट के आधार पर कंबोडिया की नाव से पो को दूसरे दौर में ही हरा दिया। रितु फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्हें राष्ट्रीय मंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक भी मिला था। उन्होंने कुश्ती के करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 10वीं कक्षा के बाद से स्कूल भी छोड़ दिया था। आपको पता होगा फोगाट फैमिली का, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मूवी बन चुकी है ना, सबको पता ही है बड़े अच्छे से। तो याद रखना है, लगातार तीसरी बार सिंगापुर में मिक्स मार्शल आर्ट जीता आपके रितु फोगाट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं फटाफट 7 आज का। चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? उसमें आईपीएल, इंटरनेशनल तो पहले ले चुके थे, सारी जितनी भी लीग्स वगैरह वो सारी शामिल है। विच चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेटर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट? और ये काम किया है आपके शेन वॉटसन ने। ठीक है जी, धोनी, कहीं धोनी सोच रहे हो कोई लोग, ऐसा नहीं है, धोनी ने तो कहा है मैं अगला साल भी खेलूंगा, अगले साल भी, जब उनसे पूछा गया था। अभी चेन्नई सुपर किंग्स के ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज शेन वॉटसन ने 1 नवंबर 2020 को अपनी टीम सीएसके को किंग्स 11 पंजाब 9 विकेट से हराकर फ्रेंचाइजी क्रिकेट सहित सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 1 नवंबर को उनका लास्ट गेम था और उसमें जो है वो 9 विकेट से जीते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना संन्यास घोषित कर दिया और एक अच्छी जगह पे आके संन्यास घोषित किया है। अच्छी फॉर्म में रहे थे इस साल के आईपीएल टूर्नामेंट में। सीएसके जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई नॉकआउट्स के लिए, बट स्टिल उन्होंने, उनकी जो परफॉर्मेंस थी अच्छी थी, और अच्छी, जब आप ऊंचाई पे होते हैं अगर वहां पे रिटायरमेंट लेते हैं तो वो काफी ज्यादा याद किया जाता है और अच्छा रहता है। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, किस आईआईटी संस्था ने
पर्यावरण क्या लिखा है, डिजस्ट प्रदूषण का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। यह है पर्यावरण डिटर्जेंट है भाई, ओहो डिटर्जेंट, पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। Which IIT institute has developed a specific bacteria biosensor to detect environmental detergent pollutants, जिसको SDS भी कहा जाता है। और ये काम किया है आपका कौन सी IIT ने किया है, IIT रुड़की। IIT रुड़की ये काम करती रहती है, वहां पे इनोवेशंस आते रहते हैं। IIT रुड़की ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। संस्था का दावा है कि यह इस दिशा में दुनिया की पहली खोज है। आईआईटी रुड़की की 5 सदस्यीय टीम ने सामान्य डिटर्जेंट पर्यावरण प्रदूषक सोडियम डेलोसिल सल्फेट और सोडियम लोरियल सल्फेट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बायोसेंसर विकसित किया है। इनका उपयोग प्रमुख रूप से साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, शैम्पू, डिटर्जेंट, कृषि कार्यों और उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसने किया, ये किया आपका आईआईटी रुड़की ने। एंड फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, शायद नेक्स्ट मंडे से या उससे पहले भी मैं बता दूंगा आपको, हो तो अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वो ज्वाइन भी कर लेना। शायद नेक्स्ट मंडे या उससे पहले भी अब हम जो लाइव सेशंस होते हैं ना आपके, ये बंद करने वाले हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट पोस्ट करेंगे आपकी वीडियोस। ठीक है, क्योंकि वैसे भी लाइव में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं आते, तो वही हम कि मॉर्निंग सुबह मिलेगी आपको 9 बजे एक वीडियो, फिर 12 बजे मिलेगी। वो क्या होगी, वो लाइव नहीं चलेगी अब इस तरीके से जैसे ये चल रही है, वो डायरेक्ट पोस्ट होगी, उसके बाद आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या रही है, कई बच्चे बाद में जुड़ते हैं और वो 1-2 क्वेश्चन देख के चले जाते हैं। तो भाई अगर जिनको अच्छे से पढ़ना है वो शुरू से पहला क्वेश्चन लेके चलेगा और 10वें तक जाएगा हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं, वही हमारा टाइम टेबल रहेगा। सुबह एक वीडियो आएगी 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे और रात को 9 बजे। क्योंकि वैसे भी बहुत कम बच्चे हैं जो लाइव आते हैं और मेरे को कोई फायदा लग नहीं रहा है इस चीज का बहुत ज्यादा, तो अब से शायद कुछ टाइम बाद से आपकी पोस्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी वीडियोस, ना कि इस तरीके से लाइव चलेंगी। तो अपने आप उसमें अपने कमेंट्स कर सकते हैं अगर चाहते हैं, साथ साथ में कि आंसर क्या आने वाला है इसका या क्या होने वाला है, अगर आपको पता है। अदरवाइज अपने नोट्स जो हैं वो बनाते रहो। ठीक है ना, ये रहेगा हमारा। चलो जी, क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 9th। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन MOU between India and which country for cooperation in the field of health and medicine? और ये इंडिया ने किया कंबोडिया के साथ। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार यह समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह समझौता हस्ताक्षर होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और इससे भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये याद रखना है आपको। और आज का ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। भारत की जीएसटी राजस्व संग्रह इस महीने 8 महीने के उच्च स्तर पर किस महीने, मतलब कि इस लिखा है किस महीने है ना, विच मंथ, ये किस कर लेना, नोट ना कि इस। ठीक है, किस महीने 8 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इंडियाज जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन हिट 8 मंथ्स हाई इन विच मंथ ऑफ दिस ईयर। और ये अभी का है, अक्टूबर का। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो अक्टूबर 2020 है, यानी कि जो ट्रेन है वो वापस ट्रैक पे आ रही है, पटरी पे आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सूचित किया है कि अक्टूबर 2020 में जीएसटी राजस्व के लगभग 105,155, दैट्स मीन इट इज अराउंड 1,05,155 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं, जो 8 महीने का उच्च आंकड़ा है। मतलब पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा अक्टूबर 2008 में जो है 2020 में जो है कलेक्ट हुआ है क्या, हमारा जीएसटी रेवेन्यू, जो हमारा कलेक्शन होता है। ठीक है जी, दैट्स क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता कब करेंगे? When will Prime Minister Narendra Modi
प्रिसाइड ओवर द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, और ये वो करने जा रहे हैं कल 5 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर 2020 को वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता करेंगे। VGIR का आयोजन केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश के साथ अवसंरचना कोष द्वारा किया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 5 नवंबर को उसकी अध्यक्षता हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर निम्न में से कौन सा पदक अपने नाम किया है? इंडियाज बॉक्सर अमित पंघाल एंड संजीत रिसेंटली वोन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल्स इन द एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट प्लेड इन फ्रांस, और दोनों ने जो है स्वर्ण पदक जीता है वहां पे। ठीक है, आफ्टर लॉकडाउन या कह लो कि कोरोना महामारी के बाद ये पहला इंटरनेशनल ऐसा टूर्नामेंट है जहां पे बॉक्सर्स वगैरह गए, हमारे पहलवान गए हैं, और दोनों ने वहां पे बॉक्सर्स ने, पहलवान कह रहा हूं, बॉक्सर्स ने वहां पे अपना गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, विश्व चैंपियन के रजत पदक विजेता अमित पंघाल जो कि 52 किलो वर्ग में खेलते हैं, और संजीत जो कि 91 यानी कि 51 किलो वर्ग में खेलते हैं, ने कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन और एशियाई खेल चैंपियन और राष्ट्रमंडल खेल रजत पदक विजेता अमित ने अमेरिका के रेने अब्राहम को मुकाबले में 3-0 से हराया। इंडियन ओपन स्वर्ण पदक विजेता संजीत ने फ्रांस के सोहेब बोफिया को मात दी है। तो दोनों ने जो है वहां पे अपना गोल्ड मेडल जीता है, ये ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। उड़ीसा सरकार ने निम्न में से किस फर्राटा धाविका को समय से पहले प्रमोशन देने की घोषणा की है? उड़ीसा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द प्रमोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्राटा रनर अहेड ऑफ टाइम, और ये दिया गया है दूती चंद को। ठीक है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में कहा है कि फर्राटा धाविका दूती चंद को उड़ीसा खनन निगम में समय से पहले प्रमोशन यानी कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। उड़ीसा सरकार ने दूती को OMC यानी कि आपका भी जो बताया उड़ीसा खनन निगम में समूह A स्तर के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जिसमें उन्हें प्रशिक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 29 लाख रुपए का समर्थन भी मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, याद रखना, अच्छे से नोट्स बना लेना। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4 फटाफट। BCCI दैट्स मीन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI हैज डिक्लेयर्ड हु इज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द वुमेन्स T20 चैलेंज, और ये किया है जियो को। लाइव कहां से आ गया? जियो है। ठीक है, याद रखना, जियो को किया गया है। ओके, भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने हाल ही में जियो को महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर घोषित किया है। बता दें कि महिला T20 चैलेंज का आयोजन 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर के बीच शारजाह में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 3 टीमें हिस्सा लेंगी। ये टीमें एक बार करके आपस में भिड़ेंगी, और फिर लास्ट में जो भी इन तीनों में से ज्यादा जीतता है वो आपका 9 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा उनके बीच। ये फाइनल एक दिन पहले खेला जाएगा IPL के फाइनल से। ठीक है जी, तो ये याद रखना है कि इसके स्पॉन्सर कौन थे। इसके स्पॉन्सर होंगे आपके जियो। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 5th फटाफट। 2 नवंबर 2020 को किस शहर में 6 अलग अलग स्थानों पर बंदूकबाजों ने गोलियां चलाई, या आतंकवादी कह लो उनको, बंदूकबाज किया। ठीक है, इन विच सिटी ऑफ द ऑन November 2nd 2020 इन विच सिटी गनमैन ओपन फायर एट 6 डिफरेंट प्लेसेस, और ये ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना वहां पे हुआ था। ये मैंने कल भी बताया था आपको, और अगर न्यूज़पेपर वगैरह आप देख रहे हैं तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगा। राइफल से लैस वियना गनमैन ने 2 नवंबर 2020 को मध्य ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 6 अलग अलग स्थानों पर गोलियाबारी की है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी निंदा की है ट्विटर पे अपने अकाउंट पे लिखकर। ठीक है, तो ये अपना देखना है इसको। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मसूद यिल्माज का निधन हो गया है? रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री मसूद यिल्माज हैज पास्ड अवे,
और ये जो थे आपके टर्की के थे, ठीक है, टर्की के प्रधानमंत्री रहे हैं। टर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मसूद यिल्माज का निधन हो गया है, वे 72 ईयर्स के थे। उन्होंने साल 1991 से 2002 तक मध्य दक्षिणपंथी मदरलैंड पार्टी का नेतृत्व किया और 1990 के दशक में 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। हालांकि उनका 2 बार का जो कार्यकाल था वो कुछ महीनों का ही रहा था, ठीक है जी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवे राष्ट्र की सेना के जनरल का सम्मान प्राप्त करने के लिए किस राष्ट्र का दौरा करेंगे? इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे विल विजिट विच नेशन टू रिसीव द ऑनर ऑफ जनरल ऑफ द आर्मी ऑफ द नेशन, और ये करेंगे वो नेपाल, ठीक है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे नेपाल सेना के जनरल का पद प्राप्त करने के लिए जल्द ही नेपाल का दौरा करेंगे। सेना प्रमुख ने कहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री को बुलाने के अवसर के लिए वो बहुत ही आभारी हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the Lifetime Achievement Award 2020 at the India International Film Festival? और ये मिला है आपका ओमपुरी को, ठीक है। ओमपुरी को सम्मानित किया गया है, इनकी मृत्यु हो चुकी है अगर आपको पता हो। अभिनेता ओमपुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इंडियन फेस्टिवल में 15 भाषाओं की 110 से ज्यादा फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। ओमपुरी की गिनती हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं के रूप में होती है। एंड IIFFB यानी कि आपका इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसका उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से सामान्य संबंधों का निर्धारण करके सांस्कृतिक संबंधों पर कब्जा करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9। पौराणिक वाल्मीकि वादक TN कृष्णन का 2 नवंबर 2020 को निधन हो गया। उन्हें निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? लेजेंडरी वायलिनिस्ट TN कृष्णन died on November 2, 2020. He was awarded which of the following award? और मैं आपको बता दूं इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लेजेंडरी वादक और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित TN कृष्णन का 2 नवंबर 2020 को चेन्नई में निधन हो गया। उनकी उम्र 92 साल थी, यानी कि 92 ईयर्स। उनकी मृत्यु अचानक हुई है क्योंकि वह अन्यथा ठीक रहते थे, लेकिन उन्होंने 2 नवंबर को कुछ बेचैनी की शिकायत बताई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। 2 नवंबर 2020 को निम्नलिखित में से किस राज्य में उपचुनाव नहीं हुए? 2 नहीं है, इसको 3 कर लेना। सबसे पहली चीज यहाँ पे गलत लिखा है, इट इज नॉट 2, इट इज 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड नॉट हैव बाय इलेक्शन ऑन November 3, 2020? और ये हुआ है आपका आंध्र प्रदेश में, मतलब नहीं हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ, तेलंगाना भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बहुत जगह हुआ है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं उपचुनाव 3 नवंबर 2020 को विभिन्न राज्यों में 54 विधानसभा सीटों पर हुए हैं। ये कल की बात है, जिसमें से जो 28 सीट है वो आपकी MP की है अकेली, मध्य प्रदेश की। उसके बाद 8 सीटों पर गुजरात में हुआ है। ठीक है, 7 सीटों पर यूपी में हुआ है। ये भी लिख लेना, क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि 28 सीटों पे कहां हुआ, 8 सीटों पे कहां हुआ है। 28 इसमें सबसे मेन है MP का। ठीक है, उसके बाद 2 सीटों पे आपका कर्नाटका में हुआ है। उसके बाद उड़ीसा पे भी 2 सीटों में हुआ है। ठीक है, और बात करूं कि एक सीट पे कहां हुआ है, तो एक सीट पे आपका झारखंड में हुआ है, नागालैंड में हुआ है, हरियाणा में एक सीट पे हुआ है, तेलंगाना में एक सीट पे हुआ है और छत्तीसगढ़ पे एक सीट पे हुआ है। इन सारे राज्यों में एक सीट पे हुआ है, तो कुल मिला के 54 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर 2020 यानी कि कल आपके उपचुनाव हुए हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपका पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो MP की जो सरकार है कि वहां पे कांग्रेस आएगी, BJP आएगी, दिग्विजय की सरकार टिकेगी कि नहीं टिकेगी, वो डिपेंड इन्हीं 28 सीटों पर करता है। ठीक है जी।